अधिकार है उपभोक्ता शिक्षा का, यानी ग्राहक सुरक्षा धारा के ज्ञान का। आज जरूरत है हर नागरिक को जागरूक नागरिक बनने की, अपना अधिकार पहचानने की, अपना हक पाने की। आप जो भी खरीदते हैं, चाहे वो वस्तु हो या सेवा, उसका असर पड़ता है आपके स्वास्थ्य पर, आपकी सुरक्षा पर। नमस्कार, मैं हूँ जिगीशा। नमस्कार, और मैं किशोर दवे। किशोर जी, हमने ग्राहकों को उनके अधिकारों के बारे में बताया, कर्तव्यों के बारे में बताया, उन्हें समझदार ग्राहक बनने के लिए क्या क्या करना चाहिए, ये सारी बातें भी बताई। क्यों ना आज हम उन्हें कुछ ऐसे किस्से सुनाए जिससे वह कुछ सीख सके, उन्हें पता चल सके कि न्याय के लिए कहाँ मांग करनी चाहिए, और धोखा अगर मिला है कहीं से तो न्याय की मांग करते हैं तो किस तरह से उन्हें न्याय मिलता है। क्या कहते हैं आप? बिल्कुल सही फरमाया आपने। हमें ग्राहकों को ऐसे किस्से बताने चाहिए जिनको उनको लाभ हो सके। और लाइए मैं ही शुरुआत करता हूँ एक किस्से से। दर्शक मित्रों, ऐसा हुआ कि डीसा में हमारे ही एक फरियादी कंप्लेनेंट जगदीश दवे, उन्होंने अपनी पत्नी के लिए गले की चेन सोने की बनवानी थी। वो एक सुनारी की दुकान के पास, चौकसी के पास गए और उन्होंने 3,000 रुपये दिए। 3,000 रुपये देने के बाद उन्होंने उनके पास से लिखित लिया कि भाई मुझे ये 3,000 रुपये सोने की चेन बनाने के लिए मिले हैं। उसके बाद बात ऐसी हुई कि जब पैसे दिए तब सोने का भाव 7,200 रुपये का था, लेकिन 2-3 महीने गए और बाद में सोने का भाव बढ़ गया, 9,600 रुपये का भाव हो गया। अब व्यापारी की दानत खराब हुई। उसने मन में सोचा, इतना महंगा सोना मैं सस्ते में कैसे दे सकता हूँ, और उसने सोने की चेन देने से इनकार कर दिया। ग्राहक के पास और कोई चारा नहीं था। ग्राहक ने जागरूक नागरिक संस्था डीसा में अपनी फरियाद दर्ज करवाई। उसकी फरियाद मिलते ही हमने व्यापारी को नोटिस दिया, और नोटिस मिलते ही व्यापारी को पता चल गया कि इस प्रकार से करना उचित नहीं है। उन्होंने हमारे पास आकर समाधान किया, और समाधान में जब 9,600 रुपये का भाव चल रहा था तब 7,200 रुपयों के भाव से 2 तोले सोने की चेन ग्राहक को मिल सकी। मतलब ग्राहक ने जब बिल लिया तभी उसे फायदा हुआ। इससे आप भी समझ सकते हैं कि आपको बिल लेना चाहिए। टैक्स के कुछ पैसे बचाने के चक्कर में हम सुनार से बिल नहीं लेते, लेकिन इसकी वजह से हमें कभी कभी बड़े से नुकसान का सामना करना पड़ता है। इस किस्से में ऐसा ही कुछ हुआ था, लेकिन ग्राहक जागरूक था, उसने बिल लिया था, इसीलिए उसे फायदा हुआ। एक दूसरा किस्सा है जो मैं आपको बताना चाहती हूँ। हमारे ही वडोदरा शहर के एक ग्राहक ने कॉलर आईडी लिया था। फोन के साथ जुड़ने वाला ये इंस्ट्रूमेंट 100 से ज्यादा नंबर को स्टोर करता है, ऐसा दुकानदार ने बताया था, और इसके बॉक्स पर भी लिखा हुआ था। ग्राहक जब इसे अपने घर लेकर गया और अपने फोन के साथ इसे जोड़ा तो इसमें मुश्किल से 15 से 20 नंबर स्टोर होते थे। है तो ये 150 रुपये की मामूली चीज, मगर ग्राहक ने सोचा कि ऐसा तो कितने लोगों के साथ होता होगा। वह दुकानदार के पास वापस गया और उसने ये चीज बदल कर देने के लिए कहा, लेकिन दुकानदार ने मना कर दिया। पैसे वापस देने से भी मना कर दिया। कहा कि बिल के ऊपर लिखा हुआ है कि माल को एक बार बेच दे तो उसे वापस नहीं लिया जाता। ग्राहक हमारे पास जागरूक नागरिक संस्था के पास आया। हमने दुकानदार को नोटिस भेजी। दुकानदार ने ग्राहक को संपर्क किया और इसे कॉलर आईडी के पैसे और नोटिस के पैसे दे दिए। बिल लेने की वजह से वह ग्राहक को कोई भी नुकसान नहीं हुआ, उसे अपनी सही चीज वापस मिल गई। मैं विनीत सुतार, न्यू इंडिया इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान पर से मैंने 100 इनकमिंग और 30 आउटगोइंग कॉल मेमोरीज होने वाला कॉलर आईडी परचेज किया था। तो कॉलर आईडी में घर पे ला के लगाया। थोड़े दिन में मुझे पता चला कि ये कॉलर आईडी का कैपेसिटी 130 की जगह पर खाली 32 और 10 है। 32 के और 10 के आगे नंबर जाता ही नहीं था। मैंने 2-3 मरतबा उसको चेक किया, फिर भी वो 32 और 10 के आगे नंबर जाता ही नहीं था। तो बाद में मैं वो कॉलर आईडी लेके दुकानदार के पास गया और दुकानदार को बताया ये कॉलर आईडी 30 और 10 की कैपेसिटी वाला है। जब मैंने 100 और 30 की कैपेसिटी वाला कॉलर आईडी परचेज किया था, तो आप मुझे सही कैपेसिटी वाला कॉलर आईडी बदल के दो। दुकानदार ने बोला कि मैंने एक दफ़े कोई चीज़ बेची हो है उसके वापस लेता नहीं हूँ और पैसा भी वापस देता नहीं हूँ। कंपनी ने ऐसे कैपेसिटी वाला गलत निकला तो मैं क्या करूँ।
मैं ऐसे वो बदलने वाला नहीं। मैंने दुकानदार को समझाने की कोशिश की, फिर भी वो नाम माना। तब मैंने लास्ट छिल्ले उसको बताया कि भाई आप नहीं मानोगे तो मुझे जागरूक नागरिक संस्था के मुरजानी साहब को कंप्लेन करना पड़ेगा, जो आपको कोर्ट में ले जा सकते हैं। तब भी उसने जवाब दिया कि आपको जो करना है करो। बाद में मैंने सब लिख के मुरजानी साहब को दे दिया। मुरजानी साहब ने संस्था द्वारा दुकानदार को नोटिस भिजवाया। दुकानदार को नोटिस मिलने के बाद उसने फ़ोन करके मुझे बुलाया और मेरा कॉलर आईडी वापस लेके उसका पैसा मुझे वापस दे दिया और नोटिस का खर्चा भी दिया। ये सब जागरूक नागरिक संस्था की तरफ से एक्शन लेने के बाद हुआ। दर्शक मित्रों, हमने दोनों ही किस्सों में देखा कि बिल लेने का क्या फायदा है। आप अगर बिल लेते हैं तो वो जागरूक नागरिक की निशानी है। हम जो तौर तरीके अपनाते हैं वही असर हमारे बच्चों में भी आता है। बच्चों को भी सिखाइए कि वो भी इसी प्रकार से बिल लें। बच्चे बड़े ही सयाने होते हैं। आइए बच्चे किस प्रकार से जागृत हैं ये हम देखते हैं। कुछ भी सामान हम खरीदते हैं फिर उसे यूज करते हैं अपनी सुविधाओं के लिए, तो उसे हम कंज्यूमर कहते हैं। जो सामान खरीदता है वही कंज्यूमर होता है। अक्सर जब हम बाजार से सामान लाते हैं और हम उसे यूज़ करते हैं तो हम कंज्यूमर कहलाते हैं। अपने इस्तेमाल के लिए हम जो चीज़ खरीदते हैं इसका मतलब ये है कि हम वो चीज़ कंज्यूम करते हैं। ये है रवि और कृष्णा, और वो जो चला आ रहा है वो है मोंटी। क्या हुआ यार मोंटी, आज देर की हो गई तेरे को? बस यार क्या बताऊं, कल पापा नई प्रेस ले आए। अच्छा, तो तू उस प्रेस को नहीं आ रहा था? नहीं यार, मैंने सोचा नई प्रेस है तो चलो कुछ कपड़े प्रेस कर लें। फिर क्या हुआ मोंटी? फिर क्या होना था, सारे घर का फ्यूज उड़ गया। क्या? ऐसी कौन सी प्रेस ले आए? पता नहीं यार, स्कीम में थी, तुझे तो पता ही है, एक के साथ एक फ्री। पापा और शर्मा अंकल साथ लाए थे। इस पर आइए सही मार्क था? इतना नहीं देखा मैंने। अरे बुद्धू, इतना तो देख लेना चाहिए, इतना सबको पता होता है। फंस गई ना ऑफर के चक्कर में। अंकल, हमारे स्कूल की यूनिफॉर्म। लेकिन इसका कपड़ा तो अजीब लग रहा है, हम तो देखिए ऐसा पहनते हैं। ये क्वालिटी तो बहुत घटिया होगी, इससे बढ़िया क्वालिटी करो बेटा। क्वालिटी कौन तय करेगा अंकल? हाँ, हमें तो यही अच्छा लगता है, इस दिनों से हम यही पहनते आ रहे हैं, कभी कोई प्रॉब्लम तो नहीं आई। चलो यार कहीं और से लेंगे। एक क्वालिटी और रखी आपके लिए। और दाम? दाम वही जो आप देते हैं। क्यों अंकल, आदमी देखकर पैसा लेते हो? ये हुई ना बात। अरे वाह, ये बच्चे तो बड़े ही सयाने हैं। मजाल है किसी दुकानदार की कि इन्हें ठग लें। ठीक कहा तुमने, मगर समझदार ग्राहक भी कभी कभी जल्दबाजी में गलतियां कर बैठते हैं। अब इन्हें ही देख लीजिए। ए कृष्णा, हाय, क्या हुआ? और ये दवा किसके लिए ला रही हो? कुछ नहीं, दादाजी की तबीयत नहीं ठीक थी, उन्हीं की दवा लेने आई थी। तो क्या हुआ, इतने गुस्से में क्यों हो? दवाई मिली नहीं क्या? सारी दवाइयों की एक्सपायरिंग डेट निकल चुकी थी और जब मैं वापस करने आई तो कह रहा है कि उससे ली ही नहीं। ऐसा कैसे कह सकता है? तुमने बिल नहीं लिया था क्या? वो मैं जल्दी में थी ना तो भूल ही गई। हाँ, तुम खुद तो बड़ी स्मार्ट बनती हो, दूसरों को उपदेश देती फिरती हो, और अब कह रही हो मैं बिल लेना भूल गई। बनते हैं सयाने पर फिर भी लापरवाही। बच्चे चाहे कितने ही समझदार क्यों न हो, अरे हर ग्राहक कितना ही समझदार क्यों न हो, लेकिन विज्ञापनों का उस पर बहुत ही बड़ा असर होता है। लेकिन यह विज्ञापन सिर्फ मांग ही बढ़ाते हैं। क्या कहते हैं आप? विज्ञापन के चक्कर में हम पड़ते हैं और इसीलिए जिस चीज की जरूरत नहीं होती वो भी खरीद कर घर में ले आते हैं। जैसे आपने देखा होगा, 21 इंच का टीवी आप खरीदिए, 14 इंच वाला फ्री मिलेगा। अब न तो हमें 14 इंच वाले टीवी की जरूरत थी और न ही 21 इंच वाले की, लेकिन जब एक फ्री में मिल रहा है इसलिए हमने दूसरा भी खरीद लिया। इस विज्ञापनों का असर हमारे मानस पर होता है। इसका असर बाल मानस पर कैसा होता है, आइए हम जानते हैं डॉक्टर जस्मीन से। जब ये ऐड बनाई जाती हैं, इनका मेन एम होता है सिर्फ प्रोडक्ट को बेचना, ज़्यादा से ज़्यादा ये मार्केट में बिके।
इसलिए जब ये बनाते हैं, बनाने वालों पे के कंधों पे कोई जिम्मेदारी नहीं होती कि मॉरल या सोशल डेवलपमेंट हो, किसी भी तरह की सोसाइटी की डेवलपमेंट की जिम्मेदारी नहीं है। इसी वजह से जब हम ये एड्स देखते हैं, हमारी कोई इंटेलिजेंस या नॉलेज नहीं बढ़ती है, सिर्फ एक डिमांड क्रिएट होती है। सिर्फ हमें ये समझ आता है कि हमें वो चीज़ चाहिए। इसे पाने के लिए छोटे बच्चे सिर्फ 2 ही चीज़ें करते हैं। पहली, या तो वो रोएंगे, टैंट्रम्स करके किसी भी तरह को पेरेंट्स को उस लेवल पे लाएंगे जहाँ वो उन्हें वो चीज़ खरीद के दे दें, या वो फिर इसे चुरा लेंगे। इन बोथ वेज वो गुमराह हो जाते हैं। ये पाने की चाह, किसी चीज़ को पजेस करने की चाह और फिर उससे जो खुशी मिलती है वो उन पे इस कदर हावी हो जाती है कि वो उनके लिए आगे जाकर बहुत हानिकारक हो जाती है। बाल मानस पर विज्ञापनों का क्या असर होता है ये तो हमने डॉक्टर जैस्मिन से जाना, लेकिन हम बड़ों पर भी इस विज्ञापन का बहुत ही गहरा असर होता है। इसके बारे में हम जानते हैं मुरजानी जी से। दोस्तों, विज्ञापनों से हम सब प्रभावित होते हैं। विज्ञापन बनते ही ऐसे हैं, प्रलोभनदायी होते हैं। ऐसे ही हमारे कंप्लेनेंट है दीपक भाई बिष्ट। इन्होंने स्प्राइट आइस की, कोका कोला द्वारा निर्मित स्प्राइट आइस, उसकी एक बोतल खरीदी। वो बोतल खरीदने के बाद उसको खोला गया। खोलने के बाद उन्होंने बोतल जैसे ही होठों पर लगाई और एक घूंट पिया तो उन्हें पता चला कि ये इसका स्वाद कुछ खराब है। उन्होंने बोतल होंठ से उतारकर देखा तो उसकी जो मैन्युफैक्चरिंग डेट थी और एक्सपायरी डेट थी, उस एक्सपायरी डेट के बाद का यह माल था। उसने तुरंत वही दुकानदार से कहा कि भैया इस स्प्राइट में से कुछ स्मेल आ रही है, कुछ गंध आ रही है। तब दुकानदार ने भी देखा कि ये एक्सपायरी डेट का माल है। उन्होंने उनसे बोतल लेकर दूसरी बोतल देने का प्रयास किया, लेकिन ये दीपक भाई आपकी तरह, हमारी तरह नहीं, आपकी तरह एक जागरूक नागरिक थे। उन्होंने तुरंत उस दुकानदार को कहा कि भैया इसका बिल दीजिए और ये बोतल मुझे वापस दीजिए। दुकानदार समझ गए, उन्होंने उस बोतल को उस ग्राहक को दे दी और बिल दिया। वह बिल और वह बोतल लेकर वह दीपक भाई बिष्ट हमारी संस्था में आए। हमने देखा कि उसके अंदर फंगस यानी फूग जिसको बोलते हैं, फंगस थी और वह पीने लायक नहीं थी और बोतल के बाहर एक्सपायरी डेट के बाद की बिक्री थी। हमने देखा कि यह बोतल किसी इंसान के पीने के लायक पेय पदार्थ नहीं है। हमने तुरंत उस बोतल को पैक करके फूड एंड ड्रग लेबोरेटरी को भेजा। फूड एंड ड्रग लेबोरेटरी से उसका रिपोर्ट आ गया कि दिस कंटेंट is not fit for human consumption. દીપક બિષ્ટ, હું એલેમ્બિકમાં એઝ અ આઈટીમાં કોન્ટ્રાક્ટ પર હું જોબ કરું છું ત્યાં ને આર્કેડ પર અમે ડેલી પીવા જઈએ। એક ફર્સ્ટ ટાઈમ આવું થયું કે આ તારીખે અમે ત્યાં પીવા ગયા હતા 7/2/2006ના દિવસે। પીધા પછી એમાં ફંગસ નીકળ્યો, સ્પ્રાઇટ બોટલમાંથી ફંગસ નીકળ્યા પછી અમે એને ગ્લાસમાં નાખ્યું। પછી ગ્લાસમાં નાખ્યા પછી અમે રૂરલ ડેવલપમેન્ટ સોસાયટીમાં જાણ કરી। એ લોકોએ એવું કીધું કે આ જીત એન્ટરપ્રાઇઝવાળા પાસેથી આ બોટલ આવી છે અને અમને પોતાને ખબર નથી કે એક્સપાયરી ડેટ છે અને ફર્સ્ટ લોટમાંથી જ એ નીકળ્યો હતો। અને એના પછી અમે ત્યાંના એ લોકોના એ બધાને બોલાવ્યા, એક્ઝિક્યુટિવ એ લોકો આવ્યા હતા અને એ લોકો સીધો જવાબ આપ્યો નહીં કે ભાઈ આ તો સ્પ્રાઇટમાં નીકળ્યા કરે, અમુક વાર નીકળી જાય। એવી રીતે જવાબ આપ્યા પછી અમે અહીંયા આવ્યા જાગૃત નાગરિકમાં। એ લોકોએ આને પ્રોસિજરમાં લીધું। એના પછી બોટલ આપીને લેબોરેટરીમાં ચેક કર્યા પછી એમાંથી ફંગસ ને બધું એવી રીતે બધું એનું ડિસ્ક્રિપ્શન આવ્યું છે કે ભાઈ ફંગસ નીકળ્યું છે અને હ્યુમન માટે સારું નથી। પર રહું છું। ગયા માર્ચ મહિનામાં મેં એક દુકાનમાંથી સ્પ્રાઇટ ખરીદી હતી અને તે પ્રોડક્ટ લઈને જ્યારે હું ઘેર આવ્યો તો મેં તેની અંદર અમુક અપેય પદાર્થો જોયા। એટલે દેખીતી રીતના દેખાતું હતું કે એની અંદર અમુક ઘટકો છે, અમુક તત્વો છે જે પીવા યોગ્ય નથી। એટલે તરત જ એ બોટલ લઈ અને હું ત્યાંના સ્થાનિક વેપારી પાસે પરત ગયો અને મેં તેને આ બાબતની ફરિયાદ કરી અને તેનું ધ્યાન દોર્યું કે આની અંદર કેટલાક તત્વો છે જે પીવા યોગ્ય નથી, માટે આ બોટલ અમને ચેન્જ કરી આપશો। પણ વેપારીએ મારી ફરિયાદ સાંભળી નહીં અને મને
બરોડાના લોકલ સેલ્સ મેનેજરનો નંબર આપ્યો અને તેની સાથે વાત કરવા માટે જણાવ્યું. ત્યારબાદ બીજા દિવસે ત્યાંના લોકલ સેલ્સ મેનેજર સાથે મેં ફોન પર વાત કરી અને તેને આ બાબત સાથે વાકેફ કર્યા કે આની અંદર જે સ્પ્રાઇટ બોટલ મેં ખરીદી હતી એમાં અમુક તત્વો જે છે એ ફૂગ જેવા દેખાતા હતા કે અમુક તરતા પદાર્થો હતા જે પીવા યોગ્ય નહોતા અને તેની ગુણવત્તા યોગ્ય નથી તેની ફરિયાદ કરી. એટલે ત્યાંના જે સેલ્સ રિપ્રેઝેન્ટેટિવ અથવા મેનેજર હતા તેમણે મને વળતો ઉડાવ જવાબ આપ્યો કે આ જે તત્વો છે એ તો રોજિંદા અમારી બોટલોમાં હોય છે જ અને આની ફરિયાદ થાય નહીં, આ બધું તો ચાલ્યા જ કરવાનું અને તમારે આ બધું ચલાવવાનું છે. એટલે મેં આ બાબતની ફરિયાદ, એમના જવાબ સાથે મને સંતોષ ન થયો એટલે એમની આ બાબતની ફરિયાદ મેં વડોદરાની નામી સંસ્થા જાગૃત નાગરિક, જેના તંત્રી શ્રી પુરુષોત્તમભાઈ વી મુરજાણી છે, તેમને કરી અને તેમને આ બાબતનું ધ્યાન દોર્યું. એટલે તેમણે તરત જ મારી ફરિયાદ સાંભળી અને ફરિયાદ રજીસ્ટર કરી તાત્કાલિક આ બોટલને લેબમાં મોકલી આપી. अब देखिए दोस्तों, विज्ञापन से प्रभावित होकर दीपक भाई ने यह बोतल तो ले ली, लेकिन वह इतने जागरूक नहीं थे कि पीने से पहले देखते कि उस बोतल की एक्सपायरी डेट क्या है. लेकिन आप जागरूक नागरिक हैं, आप कोई भी खाद्य पदार्थ खरीदें तो पहले देखिए कि ये एक्सपायरी डेट का माल तो नहीं है. खास करके दवाओं में आप सजाग रहें, क्योंकि यह बोतल या वेफर या कोई भी छोटा सा खाद्य पदार्थ आपको 1 या 2 दिन के लिए परेशान कर सकते हैं, लेकिन दवाइयाँ अगर एक्सपायरी डेट के बाद की होंगी तो वो आपको हमेशा के लिए परेशान कर सकती है. दोस्तों, ऐसा ही सिमिलर किस्सा है सुषमा बहन का. इस सुषमा बहन ने बड़ौदा डेयरी से चॉकलेट बर्फी का पैकेट खरीदा. ये बड़ौदा डेयरी वाले भी काफ़ी इश्तिहार करते हैं, काफ़ी विज्ञापन देते हैं, बड़ी बड़ी बर्फियों के पैकेट दिखाते हैं. प्रलोभन में आकर सुषमा बहन ने भी, बर्फ़ी तो बहुत जगह मिलती है, चॉकलेट बर्फ़ी भी बहुत जगह मिलती है, लेकिन उन्होंने बड़ौदा डेयरी पर पसंदगी डाली. वहाँ से चॉकलेट बर्फ़ी लेकर आई. उन्होंने भी देखा नहीं कि डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग क्या है और डेट ऑफ एक्सपायरी क्या है. वह बर्फ़ी लेकर जैसे ही घर पहुँची, पैकेट खोला तो उसके ऊपर फंगस थे. उन्होंने वापस वह पैकेट पैक किया और बड़ौदा डेयरी चली गई. वहाँ स्टॉल पर जाकर उन्होंने कर्मचारी से बताया कि यह पैकेट फंगस से भरा हुआ है. कर्मचारियों ने देखा, उन्होंने उनके पास जितना स्टॉक पड़ा था वो हटा दिया और बहन को कहा कि सॉरी, हम आपको पैकेट बदल देते हैं. लेकिन यह बहन इतनी जागरूक थी कि उन्होंने बिल व बर्फ़ी लेकर जागरूक नागरिक की संस्था में आए और हमने उसी तरह जैसा बिस्ट में किया था, दीपक भाई की तरह उस बर्फ़ी के पैकेट को पैक करके हमने वह बर्फ़ी का पैकेट फूड एंड ड्रग लेबोरेटरी को भेजा और वैसा ही रिपोर्ट आया कि दिस कंटेंट इज नॉट फिट फॉर द ह्यूमन कंजम्पशन. हमने बड़ौदा डेयरी को नोटिस भेजी है. अब देखते हैं, सोच रहे हैं कि इन दोनों कंपनियों पर क्रिमिनल कंप्लेंट, फौजदारी फरियाद भी करें, क्योंकि ये एक ट्रेंड हो गया है. एक्सपायरी डेट हो जाने के बाद बाजार में माल रखा हुआ है. ये कंपनियों की जवाबदारी है. कंपनी की जवाबदारी को हम ठीक कर सकते हैं, लेकिन आपकी फर्ज और आपके कर्तव्य आप ध्यान रखें. आप खरीदने से पहले विज्ञापन से प्रभावित होकर खरीदी मत कीजिए. आप जब भी कोई खरीदी करें तो उसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट और एक्सपायरी डेट जरूर देखिए. कैसे पता चले कि कौन सा असली है, कौन सा नकली? ध्यान से देखिए. क्लिनिक प्लस की दोनों बोतल एक सी ही है, प्लस की लिखावट अलग है. अब एक्स ड्यूरेंट की बोतलें भी एक सी हैं, मगर ये निशान ये असली है और ये नकली. ऐसे ही कुछ और चीजें भी आपको दिखाते हैं. और अब सबसे मुश्किल परत सॉफ्ट ड्रिंक्स की. पहचान में ही नहीं आ रहा ना कि कौन सी असली है और कौन सी नकली. मेरा नाम सुषमा देवी कामदार, मैं कार्यालय बाग में रहती हूँ. हमारी ऑफिस डांडिया बाज़ार में है. हमने बड़ौदा डेयरी की मेन जो यूनिट है उधर से ये स्वीट्स खरीद की थी. उधर से आके जब खोला, मालूम हुआ कि भाई स्वीट्स ख़राब है. तुरंत हम बदलने के लिए डेपो पे पहुँचे.
उधर से काउंटर पे थोड़ा मीन्स ठीक से जवाब मिला। उन्होंने बोला कि भाई हम बदलने के लिए तैयार है। फिर उन्होंने अंदर देखा तो एक नहीं, सारे डिब्बे बिगड़े हुए थे। उन्होंने हमारे सामने ही बोला कि भाई ये सारे डिब्बे बिगड़े हुए हैं, हम रिप्लेसमेंट कर देते हैं। जैसे ही वो रिप्लेसमेंट देने के लिए तैयार हुए, वो अंदर से कोई सर ने बुलाया नीचे बेसमेंट में, उधर हमको भी बुलाया गया। हम उधर पहुँचे, उधर सर ने हमसे बोला कि भाई ये मिठाई आप क्यों बदलने के लिए आए हो। हमने बोला कि भाई आपके यहाँ से ख़रीद किया है इसलिए हम इधर आए। उन्होंने मना किया कि भाई ये हमारी मिठाई हो ही नहीं सकती, इधर बिगड़ा हुआ माल मिलता ही नहीं है, आपने कहीं और से ख़रीद किया होगा। फिर हमने उनसे रिक्वेस्ट किया भाई हमको ऐसे क्यों इच्छा हो कि हम कारेली बाग से इधर तक बदलने के लिए आए, को ये ओनली 26 रुपीज़ का है, तो 26 रुपीज़ के लिए हम हमारा टाइम और समय और पेट्रोल क्यों बर्बाद करके इधर तक पहुँचे। फिर भी हमारी बहुत रिक्वेस्ट हमने की, फिर भी वो माने नहीं और वो धीरे धीरे रूडली बिहेव करने लगे। हमसे ठीक बात तो नहीं की, लेकिन आर्ग्यूमेंट करके ऐसा बोला कि जो करना है वो कर लो, हम ये बदलने के लिए तैयार नहीं है और ये प्रूव करके दिखाओ कि भाई हमारा है। हमने बोला कि भाई हमारे पास बिल है, बैच नंबर है, सिर्फ बैच नंबर हमारी ऑफिस पे छूट गया है, वो हम आपको आके दिखाते हैं। फिर भी वो चिल्लाने लगे और हमारा जैसे सेल्फ रिस्पेक्ट ही नहीं है ऐसे वो बोलने लगे कि भाई ये बदलने के हम तैयार हैं, जो करना है कल। हमने उनको हाथ जोड़ के विनंती की, भाई ये सर्विस आपका, आप तो इधर सर्विस करते हो, फिर ऐसा क्यों हमसे बर्ताव करते हो, ये सुगम डेयरी तो लोगों के लिए है, फिर आप ऐसा हमसे बात मत कीजिए। फिर भी वो सुनने के लिए तैयार नहीं थे, इसलिए हम उधर से निकल गए। सीधा उधर से आके हम इधर जागरूक नागरिक, जो हमको मालूम है कि उधर से हमको अच्छा न्याय मिलेगा, हमारी बात सुनी जाएगी और हमारी बात लोगों तक पहुंचेगी, इसलिए हम ये सोच के इधर आए। इधर हमसे ये मुरजानी सर ने ठीक से हमारी बात सुनी और हमको बोला कि भाई आप आगे क्या करना चाहते हो। फिर हमने बताया कि कुछ करना नहीं चाहते, लेकिन जो बर्ताव हमारे साथ हुआ है वो और किसी के साथ ना होए, इसलिए हम ये हमारे साथ जो बर्ताव किया है वो लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं। फिर उन्होंने बोला कि भाई ये हम पहले लैब में भेजेंगे, उधर से जो रिपोर्ट आएगी बाद में ही मालूम हो सकता है कि हम आगे क्या कर सकते हैं। हमने उधर मिठाई सबमिट कर दी, मुरजानी सर ने ले ली और आगे बोला कि भाई 10-15 दिन में जैसे रिपोर्ट आता है हम आपको बताएंगे। रिपोर्ट पढ़ने के बाद ही हमने सुगम डेयरी को जागरूक नागरिक के द्वारा ये नोटिस भेजी है। FPO जिसे फल और सब्जी से बनी चीजों को दिया जाता है। एग मार्क खेती से जुड़ी चीजों को मिलता है। ISI मार्क ये बहुत तरह की चीजों को दिया जाता है, जैसे कृषि, रासायनिक, घरेलू सामान, कपड़े, बिजली और पेट्रोलियम के सामान वगैरह को। इको मार्क साबुन, डिटर्जेंट, पेंट, कागज वगैरह को देते हैं। सेफ्टी मार्क आम लोगों की सुरक्षा के लिए ये मार्क इलेक्ट्रॉनिक सामान को दिया जाता है। वूल मार्क अच्छी क्वालिटी के नए ऊन और ऊनी सामानों को देते हैं। इसके अलावा सामान अपने सामने तोलवाना, वजन पर सरकारी सील देखना, दूध नापने के बर्तन पर भी सरकारी सील देखना जरूरी है। दवा जैसी चीजों की एक्सपायरी डेट चेक करना, डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग चेक करना और MRP चेक करना भी बहुत जरूरी है। सामान खरीदने के बाद रसीद लेना मत भूलिएगा। वैसे तो ये बातें बहुत मामूली लगती हैं, लेकिन इन्हीं मामूली बातों की तरफ जब हम लापरवाही बरतते हैं तभी हम धोखा खाते हैं। दर्शक मित्रों, हम जब अपना इंश्योरेंस करवाने जाते हैं या इंश्योरेंस वाले हमारे पास आते हैं इंश्योरेंस लेने के लिए, तब उनके पास अपना तैयार परफॉर्मा होता है, उसमें वो क्रॉस लगा के देते हैं और आप उसमें साइन करते हैं। उस एग्रीमेंट में क्या लिखा है वो पढ़ने की तसदी हम नहीं लेते। चाहे वो इंश्योरेंस आप अपने स्कूटर का करवा रहे हो, कार का हो, आपकी लाइफ का हो या मकान का हो, जो भी इंश्योरेंस है उसमें बिना देखे बिना पढ़े आपने साइन किया है। उसी प्रकार जितने भी कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट होते हैं उन सब में, जैसे कोई फाइनेंस कंपनी है जिससे आप लोन ले रहे हैं, कोई क्रेडिट कार्ड वाले हैं, टेलीफोन या मोबाइल की कंपनियां हैं, इन सब में उन्होंने जो क्रॉस किया है उसी जगह पर आपका साइन किया हुआ है। अब ये साइन वाले कागज वो तब यूज करते हैं जब आपको कोई दिक्कत या तकलीफ होती है
और तकलीफ के समय आप जब कंपनी के सामने फरियाद करते हैं, केस दर्ज करवाते हैं और तब जाके कंपनी बचाव लेती है कि आपने इस एग्रीमेंट में साइन किया हुआ है और उस साइन किया हुआ एग्रीमेंट वो आपके सामने धर के अपना बचाव खुद कर लेती है। यही हमारी तकलीफ है कि हम बिना पढ़े बिना देखे अपने सिग्नेचर कर देते हैं। ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। मेरा नाम गुरबचन सिंह है, 16 पुनीत नगर न्यू समा रोड पे रहता हूँ। मेरी पत्नी श्रीमती सतवंत कौर के राइट लेग के जॉइंट रिप्लेसमेंट सन 2000 अक्टूबर में हुआ था। ये ऑपरेशन भाईलाल अमीन हॉस्पिटल में करवाया गया था। और क्योंकि मैं बरसों से मेडिक्लेम पॉलिसी ले रखी है मैंने, और मेडिक्लेम के तहत मैंने इस एक्सीडेंट ये जो जॉइंट रिप्लेस किया इसके खर्चे के लिए मैंने मेडिक्लेम से क्लेम रखा। उन्होंने क्लेम देने से ना किया, नकारा। इसके चलते मैं जागरूक नागरिक संस्था में गया और अपना सारा केस उनको बताया। उन लोगों ने मेरी केस की पैरवी की और करीब 5 साल तक केस लड़ते रहे ये लोग, और उसका फैसला 20 मार्च को मेरे पक्ष में हुआ, और जिसमें जज साहब ने मेरे को पूरा क्लेम का जुर्माना क्लेम की रकम और उसका ब्याज सहित देने के लिए एक जजमेंट पास किया। और जिसके चलते मुझे बहुत खुशी हुई। जागरूक नागरिक संस्था ने हमारी काफ़ी मदद की है, और मैं चाहता हूं कि ये इस तरह दुखी लोगों का केस लेते रहें। और जो समाज में ये एक बहुत बड़ा एक अन्याय हो रहा है कि मेडिक्लेम करने के बाद भी पैसा नहीं मिलता, ये सामाजिक अन्याय को दूर करने के लिए मेरे ख्याल में ये बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, और मेरी इनके ऊपर मेरी शुभकामनाएं इनके साथ हैं। और मैं चाहता हूं कि ये हमेशा मेरी तरह दूसरों का भी केस लेके और उनको उनका हक दिलाएं। फाइनेंस कंपनी ने ग्राहक के साथ धोखा किया, उसके साथ दुर्व्यवहार किया। यह किस्सा है हिनाबेन गोंधिया का, जिन्होंने HDFC बैंक से लोन लेकर मारुति वैन खरीदी थी। हिनाबेन फिजिकली हैंडीकैप्ड है और अपनी नादुरुस्त तबीयत के कारण वह 3 महीने तक इंस्टॉलमेंट नहीं भर पाई। कंपनी के कर्मचारी आकर उनकी कार जबरदस्ती लेकर चले गए। हिनाबेन ने कहा भी कि वह 3 महीने के इंस्टॉलमेंट एक साथ अदा करने को तैयार है, लेकिन वो लोग नहीं माने। बाद में पत्र व्यवहार करके हिनाबेन ने अपनी गाड़ी लौटाने को कहा, लेकिन कंपनी ने कह दिया कि सारे इंस्टॉलमेंट पेनल्टी के साथ आप जमा कर दीजिए, वरना हम आपकी गाड़ी बेच देंगे। आखिर थक हार कर हिनाबेन हमारे पास जागरूक नागरिक संस्था के पास आई। हमने कोर्ट में उनकी शिकायत दाखिल की और कोर्ट से गुजारिश की कि जब तक यह केस चले तब तक HDFC बैंक वह गाड़ी बेच न दे। कोर्ट ने हमारी गुजारिश मानी और कंपनी को यह आदेश भी दे दिया। आज हिनाबेन की गाड़ी उनके पास है। गाड़ी कुछ दिनों तक कंपनी के पास रहने के कारण उसमें काफ़ी सारी खराबियां आ गई है। हिनाबेन को काफ़ी सारा खर्चा भी करना पड़ा। आज कोर्ट में केस चल रहा है उस खर्चे का मुआवजा पाने के लिए। आइए हम हिनाबेन से बात करते हैं। मेरा नाम हिना प्रभुदास गोंदिया है। मैंने 2003 में HDFC बैंक से कार लोन लिया था मारुति वान के लिए। मेरे 1-1.5 साल तक तो हफ्ते रेगुलर भरे थे। बीच में मेरी तबीयत ठीक नहीं थी तो 3 हफ्ते मैंने नहीं भरे थे, और तीसरा चेक बाउंस हुआ तो वहाँ बैंक से कुछ आदमी आए 4-5 सुबह में 6:30 बजे और बोले कि गाड़ी आप लोगों ने लोन नहीं भरी और गाड़ी बेच दी है, इसलिए दिखाओ, हम देखने आए बैंक से। तो हमने जब गाड़ी बेची नहीं थी तो ड्राइवर को बुला के गाड़ी मंगवाई, तो बाहर से उसके 2 आदमी गाड़ी लेके चले गए। हम बैंक पे गए। बैंक पे जाके बोले हम पैसे भर रहे, तो हमको गाड़ी दे दो। तो बैंक वालों ने बोला कि हम गाड़ी नहीं देंगे, जो मेरे 39,000 भरने के थे उसकी जगह उन लोगों ने 61,000 का अमाउंट मांगा। उन लोगों ने 21,000 ज़्यादा मांगा। तो हम जागरूक नागरिक में गए और जागरूक नागरिक ने मुरजानी साहब से बात की
उन लोगों ने मेरा केस लिया और दाखिल किया केस, और केस में हम लोग जीत गए। गाड़ी उन्होंने दिलाई, हाई कोर्ट का चुकादा आया, हाई कोर्ट का चुकादा था गाड़ी जो कंडीशन में चालू कंडीशन में लेके गए थे वो चालू कंडीशन में देने की थी, तो गाड़ी बंद कंडीशन में मिली। उसके लिए हमने पंच केस भी किया, कोर्ट पे फोटोग्राफी सब सबमिट किया है, और गाड़ी में अभी 30,000 का खर्चा है। तो भी हमने 30,000 का खर्चा करके अभी गाड़ी रनिंग कंडीशन में नहीं की है, जो टेम्पररी चालू करनी थी ऐसे कर दिए। गाड़ी आपके सामने है, वो काट खा गई है, सीट सब सड़ गई है, सब अंदर दिखता है। ऐसा HDFC बैंक वालों ने मेरे साथ किया है। नागरिक से मुझे मेरी गाड़ी वापस मिली, और मेरे को आशा है कि अभी मेरे जो गाड़ी का खर्चा मैं मांग रही हूँ वो भी मुझे मिले, ऐसी मुझे आशा है जागरूक नागरिक से। दोस्तों, आपने देखा कि मध्यम वर्गीय हिनाबेन के साथ इन फाइनेंस कंपनी HDFC ने क्या व्यवहार किया। ये तो हमने सुना है कि आज मसल्स पावर का यूज कर रहे हैं, गुंडे पाल रखे हैं, और जो ग्राहक समय सर हफ्ते नहीं भरते, इंस्टॉलमेंट नहीं भरते, उनके वहाँ गुंडे भेजकर उनके जो भी व्हीकल हैं उनको सीज करते हैं, और सीज करने के बाद उन्हें कहते हैं कि बाकी का पूरा बकाया पेमेंट भर दीजिए, 15,000 रुपये टोइंग चार्ज दीजिए, इतना इंटरेस्ट, इतना पेनल्टी इंटरेस्ट, ऐसा करके ग्राहक को परेशान करने की कोशिश करते हैं। जैसा हमारे जिगीसा बहन ने बताया कि इन सब बातों को लेकर हिना बहन हमारे पास आई थी। हमने उनको वह मारुति वान तो दिला दी, लेकिन उसके बाद जितना समय उनके पास मारुति वान पड़ी थी, उस बीच बारिश आई थी। बारिश में उन्होंने कुछ ध्यान नहीं रखा उस मारुति वान पर। जब उन्होंने कोर्ट ने आदेश किया कि ये मारुति वान उनको दे दी जाए, तब जब लेने गई तब मारुति वान वहां से हिलने का नाम नहीं ले रही थी। उन्होंने वह टो करके किसी गैरेज में डाली, उनका 20,000 रुपया उसको मारुति वान को ठीक कराने में लगा। अब वह 20,000 रुपये, उनका टोइंग चार्ज 15,000, उनकी पेनल्टी, आज उनको मारुति वान तो मिल गई, लेकिन उसके ऊपर जो बोझ डाला गया था उसके ऊपर हम लोग कोर्ट में दलील कर रहे हैं। यह एक ऐसा किस्सा है कि समाज में आप सब लोग ठगे जाते हैं, एग्रीमेंट साइन करते हैं, लेकिन देखते नहीं, पढ़ते नहीं। अगर आपके साथ ऐसा अन्याय होता है तो ग्राहक संगठन व ग्राहक अदालतें आपकी मदद करेंगी, लेकिन कहीं भी आप साइन करने के पहले या सिग्नेचर करने से पहले उसके टर्म कंडीशन, जो भी कॉन्ट्रैक्ट है, एग्रीमेंट है, उसको पढ़ें। आपकी सतर्कता आपको बचा सकती है। इस जागो ग्राहक जागो अभियान में हमारा प्रयास यही रहा है कि आप अपने अधिकारों से वाकिफ हों और आप सतर्क रहें, अपना कर्तव्य पालन करें, तो आप जागरूक नागरिक बन सकते हैं। आइए दोस्तों, अब आपको मैं एक किस्सा सुनाता हूँ। ये किस्सा है बैंक क्रेडिट कार्ड का। बड़ौदा की स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक, इसमें से एक ग्राहक महेंद्र भाई बोहरा ने 2 लाख का क्रेडिट कार्ड लिया। क्रेडिट कार्ड में आप जानते हैं 15% ही आप कैश विड्रॉ कर सकते हैं। अब 15% का मतलब हुआ 2 लाख की कैश 30,000 तक ही हो सकती है। महेंद्र भाई ने जब अपना स्टेटमेंट देखा तो उस स्टेटमेंट में 10-10 हजार रुपये 6 बार विड्रॉ किए हुए थे। अब महेंद्र भाई ने तो एक भी बार क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल कैश विड्रॉ करने के लिए नहीं किया था। अब उनको पता चला तो उन्होंने बैंक को पत्र लिखा, कॉरेस्पॉन्डेंस किया, प्रत्यक्ष मिलने के लिए भी गए, लेकिन परिणाम शून्य। जैसे आपने आगे सुना, जिगीसा ने बताया आपको कि बैंक के कर्मचारियों ने हिनाबेन के घर जाकर दंगा फसाद किया। इसी प्रकार महेंद्र भाई के घर भी बैंक वाले गए और उन्होंने अपने आदमियों से उनको धक धमकी दी, लेकिन महेंद्र भाई ने बिना घबराए उनके विरुद्ध जागरूक नागरिक संस्था में आके कंप्लेन दर्ज की। जागरूक नागरिक संस्था ने अदालत में केस दायर किया और उनको परिणाम ये मिला कि अब बैंक वालों ने उनको परेशान करना तो छोड़ दिया है। आज तक उनकी एंट्रियां जो गलत तरीके से की गई है वो रद्द नहीं हुई। आप ही सोचिए, जिस क्रेडिट कार्ड में 15% तक ही कैश विड्रॉ कर सकते हैं, यानी 30,000 रुपये ही निकाल सकते थे, उसमें से महेंद्र भाई ने 60,000 कैसे निकाले, है ना एक प्रश्न। મારું નામ મહેન્દ્ર પ્રેમચંદ વોરા છે અને હું સ્ટેટ બેંક ઓફ સૌરાષ્ટ્ર બોમ્બે ફોર્ટ બ્રાન્ચમાં સિનિયર મેનેજર હતો અને 2001માં મેં VRS લીધેલું છે
અને સ્ટાન્ડર્ડ ચાર્ટર્ડ બેંકનું મારી પાસે ક્રેડિટ કાર્ડ હતું. હા, સ્ટાન્ડર્ડ ચાર્ટર્ડ બેંકનું ક્રેડિટ કાર્ડ હતા અને એની લિમિટ જે છે એગ્રીગેટ લિમિટ 1,25,000 હતી. એમાં 2 ગોલ્ડ કાર્ડ હતા. એમાં બીજું જે ક્રેડિટ કાર્ડ જે છે એ એમની મેરે સ્ટાન્ડર્ડ ચાર્ટર્ડ બેંકે ઇસ્યુ કરીને મોકલી આપેલું, જે મેં માગેલું નહીં. અને એની કેશ લિમિટ જે છે 40% લેખે 50,000 થાય છે. એની સામે 82,000 કેશ વિડ્રોન બતાવેલું છે એ લોકોએ. હવે મેં એક વખત 30,000 વિડ્રો કરેલા છે અને એમણે 60,000 વિડ્રોલ બતાવેલું છે. એટલે મેં એમને 3 નોટિસ આપી કે પોલીસ ઇન્ક્વાયરી કરો તમે. તો એ લોકોએ એ નોટિસનો કોઈ જવાબ આપ્યો, ખુલાસો આપ્યો નહીં. 3 વખત નોટિસો આપી અને કોઈ જવાબ આવ્યો નહીં. ત્યાર પછી સ્ટેટમેન્ટ પણ આવતા ન હતા અને દર મહિને મારી પાસેથી પેમેન્ટ એ લોકો જેન કોમ્યુનિકેશનવાળા લઈ જતા હતા. એમના હિડન ચાર્જીસ જે હતા, ફાઇનાન્શિયલ ચાર્જીસ, એના હિસાબે એ બેલેન્સ ઓછું થતું ન હતું. એટલે બિંગ અ બેન્કર મેં એમનું સ્ટેટમેન્ટ જેટલા આવ્યા બધા કોન્ઝિક્યુટિવ મંથના, એ બધા સ્ટેટમેન્ટનું એનાલિસિસ કરી અને 5 કોલમમાં વેચી દીધા અને એના ફાઇનાન્શિયલ ચાર્જનું કોલમનું ટોટલ કાઢ્યું ત્યારે ખબર પડી કે 100 રૂપિયા 12 મહિના કન્ટિન્યુઅસ ન વાપર્યા હોય તેમ છતાં એનો ફાઇનાન્શિયલ ચાર્જીસ 82 રૂપિયાથી વધી જતો હતો. અને મેં એમને એ પ્રૂફ પણ મોકલેલું એલોંગ વિથ ધી નોટિસ. તો પણ એ લોકોએ કશો જ જવાબ આપ્યો નહીં. ઓન ધી કોન્ટ્રરી એ લોકો કોમ્પ્રોમાઇઝ કરવા માટે એ એન્ટી સોશિયલ એલિમેન્ટને મારા ઘરે મોકલતા હતા. પછી મેં એમને કહ્યું કે ઇઝ ઇટ એ વે ટુ પ્રોસીડ ઇન ધી મેટર with taking help of this anti-social element with me. I am banker. I know each and every rule. મારે ન કહેવું જોઈએ. બાકી જો હું તમારા એનું આખું સાયન્ટિફિક એનાલિસિસ કરીને આપું તો તમે 200 કરોડમાંથી 2,000 કરોડ ઇન્ડિયામાંથી લઈ લીધેલા છે. આઈ કેન પ્રૂવ. हीनाबेन के साथ हुआ वही महेंद्र भाई के साथ हुआ. महेंद्र भाई वोरा ने भी एग्रीमेंट साइन कर दिया था, लेकिन जब पता चला कि 60,000 रुपये उठा दिए गए हैं तो वह गए. महेंद्र भाई का तो इतना कहना था कि मैं बैंक मैनेजर रह चुका हूँ. वह नेशनलाइज बैंक में मैनेजर थे. ये प्राइवेट फाइनेंस कंपनियाँ बहुत कम पैसे लेकर भारत में आए थे. ये विदेशी कंपनियाँ हैं, स्टैंडर्ड चार्टर्ड हैं, HDFC हैं. भारत में आने के बाद उन्होंने ग्राहकों को इतना खून चूसा है, इतने पैसे रखे हैं, आज वे अरबपति, करोड़पति, खरबपति हो गई हैं. यह किसकी बदौलत? आपकी जागरूकता न होने की वजह से. आपको बताते हैं 0% ब्याज में आपको लोन देंगे, 0% ब्याज में आप व्हीकल ले जाइए. ये सब प्रलोभन है. जैसे जिगीशा बहन ने और किशोर भाई ने बताया, आप विज्ञापन के चक्कर में मत पड़िए. लोगों पर उनकी खरीदारी पर विज्ञापनों का कितना प्रभाव पड़ता है, ऑफर्स का या उनके असर का कितना प्रभाव पड़ता है? क्या लोग पर्यावरण के अनुकूल चीजें खरीदते हैं या नहीं? कालाबाजारी और नक्कालों से किस तरह से सजग रहते हैं? वजन और नापने के पैमानों को परखने की जरूरत समझते हैं या नहीं? स्वास्थ्य की दृष्टि से कीटनाशक और यूरिया कितनी सही है और ये दवाएं खरीदते वक्त लोग किसी तरह की एहतियात बरतते हैं या नहीं? चीजें खरीदने के बाद लोग रसीद लेना भूलते तो नहीं? अपने खर्च का बजट बनाइए. इसमें आप अपने सभी खर्च डालिए और 1 हफ्ते के बाद आप इसमें देखिए कि कौन कौन से खर्च जायज थे. सच दोस्तों, इसमें आप अपने मम्मी पापा को भी शामिल कर सकते हैं. ये काम बहुत ही रोचक लगेगा आपको. उपभोक्ता संरक्षण कानून का उद्देश्य है कि आम खरीदार जो उत्पादक के रहमो करम पर है, अपने खर्च किए गए पैसे के बदले में पूरी व सही सेवा या वस्तु पाए. आज उत्पादक ग्राहक की ज्यादा फिक्र करता है क्योंकि कंपटीशन बड़ी है. ऐसे में हम ग्राहक की थोड़ी सी सजगता हमें फायदे का सौदा करवा सकती है. इसीलिए आप भी जागरूक बनिए और औरों को भी बनाइए. सरकार ने भी हमारे इन अधिकारों को खास अहमियत दी है और ये अधिकार है
सामान और सेवाओं की गुणवत्ता, मात्रा और कीमतों के बारे में जानकारी, ताकि आपको कोई ठग न सके। सुनवाई का अधिकार, जिसके तहत आपको ये आश्वासन मिलता है कि आपके हितों का ध्यान रखा जाएगा। अनुचित व्यापार और शोषण के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने का अधिकार। नकली और जान माल के लिए खतरनाक वस्तुओं और सेवाओं की बिक्री के खिलाफ सुरक्षा पाने का अधिकार। बाजार में कीमतों के बारे में आश्वस्त होने का अधिकार और उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार। ऐसा ही एक किस्सा हमारे पास आया था मोबाइल कंपनी का। हज कंपनी से एक ग्राहक ने टेलीफोन खरीदा था। उसमें प्लान बताया गया था कुछ और। वह प्लान 6 महीने के बाद हज कंपनी ने ऑटोमेटिकली रिवर्स कर दिया, दूसरे प्लान में डाल दिया। उसका बिल अलग से आने से उन्हें दाम बढ़ गया और उनका मोबाइल फ़ोन डिस्कनेक्ट हो गया। फिर वहाँ जाके उन्होंने रजूआत की तो उसका पुराना प्लान डाल दिया और पुराने पैसे निकाल दिए। दूसरे महीने वही फिर बिल आ गया, फिर वह गए, फिर मोबाइल कट हो गया। ऐसा 3 बार होने से वो ग्राहक बहुत परेशान हुए। वो अपने अधिकार जानते थे, हमारे पास आए। हमने ग्राहक अदालत में उनकी शिकायत दर्ज की। ग्राहक अदालत ने वह केस चलाकर उस ग्राहक को प्रति डिस्कनेक्शन के 2500 के हिसाब से 7500 रुपया मुआवजा देने का आदेश हज कंपनी को दिया और विथ इंटरेस्ट हज कंपनी ने उस ग्राहक को 11500 रुपये चुकाए। ऐसे कई किस्से हमारी जागरूक नागरिक संस्था में पिछले 20 सालों में आए। मैं आपको एक किस्सा मेडिकल नेग्लिजेंस का बताता हूँ। एक ग्राहक को कुछ दर्द था शरीर में, वो डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर ने उन्हें एक गोली दी, एम्पिसिलिन 500। जब उन्होंने गोली ली तो दाहिने मुंह पर उन्हें कुछ दाग दिखने लगे। वह दाग लेकर वो वापस डॉक्टर के पास गए। उन्होंने डॉक्टर की डिग्री पढ़ी तो वो डॉक्टर आयुर्वेदिक डॉक्टर था, लेकिन उस डॉक्टर ने एलोपैथी की दवा दी। उसके बाद वह वापस एलोपैथी डॉक्टर के पास गया, उन्होंने उसकी दवाई की, उनके वो जो दाग थे वो मिट गए, लेकिन उनके नेग्लिजेंस की वजह से उन्हें जो तकलीफ उठानी पड़ी, उसलिए उन्होंने जागरूक नागरिक संस्था में शिकायत दाखिल की। हमने ग्राहक अदालत में शिकायत दाखिल की तो ग्राहक अदालत ने मेडिकल नेग्लिजेंस पर से ऐसा पारित करते हुए उस डॉक्टर को आदेश किया कि 25,000 12% ब्याज के साथ उस मरीज को दिया जाए। उस आदेश के अनुसार उस डॉक्टर ने उस मरीज को 45,000 रुपये चुका दिए। आपको पता है दोस्तों कि इंसान अपनी जिंदगी की कमाई का 80% पैसा जो है वो अपना घर बनाने के लिए खर्च कर देता है। एक आदमी जब रिटायर्ड होता है तब उसके पास 10 लाख रुपए आते हैं, तब वो सोचता है कि ज़िंदगी भर कुछ नहीं कर पाया, लेकिन अपने लिए या अपने बच्चों के लिए एक घर तो बना लूँ। उस कमाई में से 8 लाख रुपए का वह घर खरीदता है। जब घर खरीदता है तब वह देखता नहीं कि उसके कागज़ कैसे हैं, वह बिल्डर कैसा है। वो कहीं पूछने भी नहीं जाता कि और कोई सोसाइटी में या और कोई बिल्डिंग में उसके रेट क्या हैं। जब वह मकान खरीद लेता है तब देखता है कि दीवारों में पानी आ रहा है, टाइल्स ठीक नहीं है, दरवाजे जो हैं वो मुड़ गए हैं, इलेक्ट्रिसिटी ठीक नहीं है। यह सब चीज़ें आपको घर खरीदते वक्त देख लेनी चाहिए। किसी तज्ञ को वह फाइल बतानी चाहिए। दूसरे और रेप्यूटेड बिल्डरों से मुशवरा करना चाहिए कि यह सब ठीक है या नहीं। और अगर यह सब हुआ है तो आप जागरूक नागरिक में शिकायत दर्ज कर सकते हैं। ऐसी शिकायत हाउसिंग की हमारे पास काफ़ी आई। एक घर में जब बिल्डर ने उनको मकान बना कर दिया तो उनकी जो टाइल्स थी, उनके टाइल्स के टुकड़े टूटे हुए थे। उन्होंने बिल्डर को कहा कि ये टाइल्स के टुकड़े टूटे हुए हैं, आप मुझे ये टाइल्स बदल दीजिए। बिल्डर ने मना कर दिया। उन्होंने जागरूक नागरिक में शिकायत की। हमने उस टाइल्स की कीमत निकलवाई, वह उसकी मजूरी निकलवाई। वह करीब 25,000 की टाइल्स होती थी और 20,000 उस पर मजूरी लगती थी। हमने ग्राहक अदालत में शिकायत दर्ज की। ग्राहक अदालत ने उस बिल्डर को आदेश किया कि 25,000 टाइल्स के व 20,000 मजूरी के 12% ब्याज के साथ इस ग्राहक को दिए जाएं, और उस बिल्डर ने उस ग्राहक को उस आदेश के अनुसार 45,000 और ब्याज चुका दिया। ખૂબ ખૂબ અભિનંદન આપું છું મારા તરફથી એક ગ્રાહક તરીકે
અને સરકારના પ્રતિનિધિ તરીકે મૂર્જાનીને કે સમગ્ર ગુજરાતમાં પ્રથમ વખતનું સાહસ અને લોકો સુધી કોઈ પણ બાબત પહોંચાડવી હોય તો ઇલેક્ટ્રોનિક મીડિયા એ પોતે એક પ્રૂફ થયેલું માધ્યમ છે. માધ્યમ દ્વારા ગ્રાહકો સુધી એમના અવેરનેસ માટે, જાગૃતિ માટે જે પ્રયત્ન કરે છે બદલ ખૂબ ખૂબ અભિનંદનને પાત્ર છે. આ વિભાગ જે કંઈ ચર્ચા થઈ અહીંયા અવેરનેસ, જાગૃતિ, ગ્રાહક જાગૃત બને, ક્યાં ક્યાં છેતરાય છે ધ્યાનમાં આવે, એવી અમારો વિભાગ જે પ્રદર્શની બતાવી એ પ્રમાણે ક્યાં ક્યાં છેતરે છે લોકો. પણ એની બીજી સાઈડ જે પરીક્ષાના નેતૃત્વમાં ગુજરાતની અંદર થઈ રહી છે કે છેતરાય છે તો માહિતી આપી, પણ છેતરનાર કોણ છે એને સજા થવી જોઈએ. આ જે કામ છે મોટું પરીક્ષાના નેતૃત્વમાં થાય છે અને આજે ગુજરાતમાં જે કંઈ કામગીરી થઈ રહી છે એ રાજ્ય કક્ષાએ કાઉન્સિલ હોય, જિલ્લા કક્ષાએ ફોરમ હોય અને મંડળો દ્વારા છેલ્લે જ્યારે કેન્દ્ર સરકાર દ્વારા કેટલાક સુધારા થયા, આમાં એક સુધારો કે જિલ્લા કક્ષાએ 20 લાખ સુધીનું વળતર. આ એવી મોટી એક સંસ્થા કે એક પૈસા વગર અરજી કરવાની. અહીંયા વકીલો, ડોક્ટરોની ઘણી વાતો આવી, પછી હું કરી છે વાત, પણ એક પૈસા વગર તમારે ફક્ત અરજી કરવાની છેતરાયા હોય છે અને તમને 20 લાખ રૂપિયાનું વળતર અપાવે, તમને 1 કરોડનું વળતર અપાવે, એવી આ સંસ્થા રાજ્ય સરકાર અને કેન્દ્ર સરકાર કરે છે. આ બહુ મોટી વાત છે. જિલ્લા કક્ષાએ 20 લાખ સુધીનું તમે દાવો કરી શકો. રાજ્ય કક્ષાએ પરીક્ષાના જે સંભાળે છે એની અંદર 20 લાખથી 1 કરોડ સુધી અને એનાથી વધારે હોય તો કેન્દ્રમાં જઈને 1 કરોડથી વધારેનો દાવો માંગી શકે. એટલે જે ક્ષેત્રે જેને સજા કરવી છે, હવે તો લાગીએ લોકોમાં, જાગૃત તો કરીએ, પણ તો જેમ કીધું ઘણી બધી આટલા મોટા એક સંસારની અંદર ક્યાંક પોતાના સ્વાર્થ ખાતર શું કરે છે અને કેવી રીતે કરે છે સમજતા સમજતા આપણી જિંદગી પૂરી થઈ જાય. પણ કેટલાક આવા લોકો જ્યારે આ સમાજને આવી રીતે બાંધમાં રાખવાવાળા લોકોને સજા થાય એવું મોટું કામ પણ આ વિભાગ કરે છે. જે કદાચ આંકડાકીય માહિતી પૂર્ણ પ્રવચનમાં નહીં હોય, આટલી મોટી તાકાતથી ગ્રાહકોને છેતરવા વાળા લોકોને સજા કરવાનું ફોરમ એની વાત છે. ગુજરાતમાં જે કંઈ સરકાર તરફથી કામગીરી ક્યાંક વધતી ઓછી રહી હશે, પણ એક નિષ્ઠા સાથે ચોક્કસ કહી શકું એમ છું કે સરકારને સંતોષ અને મારા વિભાગનો સંતોષ જો આ સેક્ટરની અંદર વધુમાં વધુ કામગીરી થાય કોઈ મને સંતોષે એવું હું ચોક્કસ માનું છું. શિક્ષાઓ ક્યાં લઈને પહોંચીએ. આવી જ્યારે ટીવી એટલે આ માધ્યમ એવું સબળ છે એટલે મને કહેવાનું મન થાય છે કે હવે ગ્રાહકોની અંદર પહોંચો, એમાં ઊંડા ઉતરો અને આ વિષય વિગડાવો જરા, એને જાગૃત કરવાનો છે. તો તમને બહુ સારું માધ્યમની આજે શરૂઆત કરી છે એટલે અભિનંદન આપો એટલા ઓછા છે. જે વિષય અભિયાન તરીકે લઈને આપણે ચાલી રહ્યા છે એ વિષયને બહુ જ સારો ન્યાય આપ આપી શકશો એમાં મને જરાય શંકા નથી. જાગૃત નાગરિક તરીકે, એક સંગઠન તરીકે ખૂબ સુંદર કામ કરતા મને મજાની ભાઈ એમને જોયા છે. બાકીના પણ અન્ય સંગઠનો સારામાં સારા વડોદરાના મને એનો પરિચય છે એટલે હું કહીશ ખૂબ જાગૃત છે. આ જે વાતાવરણ નિર્માણ થયું છે તેના માટે જો કોઈ એના યશના ભાગીદાર મુખ્ય ગણાય શ્રી પુરુષોત્તમભાઈ છે અને એનું આપણે પુરવઠા તંત્ર, વિડીયો સરકારી તંત્ર પણ જે સહયોગથી કામ કરે છે, વડોદરાનું કલેક્ટર પણ જે રીતે સંકલન કરીને ચાલે છે તે પણ વડોદરા માટે એક ગૌરવના છે. મને એક બે સૂચન કરવાના મન થાય છે કે આ પ્રકારની ગ્રાહક સુરક્ષા માટે તમે ચિંતા કરો છો ત્યારે વૈદ્યકીય સારવારની બાબતમાં પણ મને લાગે છે કે સારા એવા લોકો છેતરાતા હોવાનો કે કંઈક એમની સાથે જે રીતનો વ્યવહાર કેટલીક હોસ્પિટલમાં વિડીયોમાં કરવામાં આવે છે અને સામાન્ય તરફ માટે પણ તેને બધા આવા ટેસ્ટ કરવા માટે તેને પણ એમડી થયેલા જેના એક્સપર્ટ કન્સલ્ટન્ટ કહેવાય
એવા લોકો પણ હજારોના ખર્ચા કરાવે છે ગ્રાહકોને. આવા એક પ્રસંગમાં મેં મોકલેલા દર્દીઓ માટે પણ મને આવો એક દુઃખદ અનુભવ થયો. એટલે મને લાગે છે કે આ બાબતમાં પણ કોઈ નિયમન હોવું કે એના પર કોઈ ચેક હોવું એ જરૂરી છે. સામાન્ય માણસો તો છેતરાય છે, પણ અન્ય લોકો જાગૃત જે લોકો ખૂબ જ ઊંચા પદ ધરાવે છે એવી જગ્યાઓ પર રહેલા લોકોને પણ આના ખૂબ જ કડવા અનુભવ થઈ રહ્યા છે. બીજું જ્યુડિશિયરીના પણ શ્રેષ્ઠીઓ બેઠા છે. મને લાગે છે કે વકીલોની બાબતમાં પણ જોવું જોઈએ કયા ક્ષેત્રોમાં કયા એંગલથી જોવું છે કેવી રીતે કોઈ આન્સર પણ નથી હોતા. ફી ચાલી રહી છે મુદતો પડ્યા કરે છે. ન્યાય મળે છે ત્યારે ન્યાયનું કોઈ મહત્વ સમજાતું નથી. આ ભૂમિકામાંથી પણ ભાગ લેવા માટે થઈને કોઈ યોગ્ય પ્રયત્ન થાય તો ઈચ્છીએ રહેશે. આપ સૌને અને આ બંધ સંસ્થાના સંચાલકોને હું મારા ખૂબ ખૂબ અભિનંદન આપું છું. વિવેકાનંદે ઉત્કૃષ્ટ જાગૃત એટલે ઉઠવો અને જાગો. ઉઠવું અને જાગવું એમાં બહુ ફેર છે. આપણે બધા ઉઠી જઈએ છીએ, જાગતા નથી. જ્યારે જાગીએ ત્યારે વિવેક આવે. એટલે ચારે બાજુ જોવું પડે, બંને તરફ જોવું જોઈએ કે આપણે જેની સામે ફરિયાદ કરી છે એને પણ કશું કહેવાનું હોય. કારણ કે હું આજે તંત્ર વતી વાત કરું છું એટલે હું કહું છું કે અમારી પાસે એટલી બધી ફરિયાદો આવે છે. ખરેખર તમે જોડે એને તપાસ કરો તો ખબર પડે કે હકીકત કશી જુદી જ હોય. ક્યાંક એવી વાત રજૂઆત એવી રીતે થાય કે આપણને એમ થાય કે આ તો બહુ અન્યાય થઈ ગયો છે. એટલે મને લાગે છે કે જો નાગરિક ઉઠવાને બદલે અત્યારે ઉઠી ગયા છે બધા પણ જાગૃત થઈ જાય. જેમ બધા કહે છે ને કે સાક્ષર થાવ પણ શિક્ષિત થવા એવું જરૂરી છે. એમ ઉઠો પણ જાગૃત થાવ. અને મને કે જાગૃત થઈશું તો બધા બહુ જ ફેર પડી જશો. એક તાત્વિક ભૂમિકા આપણે સમજી લેવાની છે. કારણ કે આપણે કોઈ બાબતે દરેક બાબતમાં આપણે કોર્ટ પાસે જઈ શકતા અને અમદાવાદથી આવતા કોઈ જગ્યાએ દવા લીધી હોય કે ક્યાંક પેટ્રોલ પુરાવ્યું હોય કે એટલી બધી આપણો ઇન્ટરેક્શન હોય છે કે દરેક બાબતમાં ક્યાં જઈએ. તો મને લાગે છે કે એનો ઉપાય એવો છે કે સમાજશાસ્ત્રીઓએ એવો નિચોડ કર્યો છે કે બે પ્રકારના સમાજો છે. એક સમાજ એવો હોય છે કે જ્યાં અધિકારની જ વાતો કરવામાં આવે છે, ત્યાં અમારો અધિકાર છે, આપણે લડી લઈએ. બીજો સમાજ એવો હોય છે કે જે કર્તવ્યની વાત કરે છે. આપણે જે કે આપણો સમાજ એ કર્તવ્યમૂલક સમાજ છે, જ્યાં માતૃ દેવો ભવ, પિતૃ દેવો ભવ, આચાર્ય દેવો ભવ એવું શીખવાડવામાં આ તમારું કર્તવ્ય છે. જ્યારે પશ્ચિમના લોકો છે અધિકાર, જ્યાં અધિકારનું મહાત્મ્ય હોય ત્યાં એડવોકેટ્સનું મહાત્મ્ય વધે છે. જ્યાં કર્તવ્યનું મહાત્મ્ય હોય ત્યાં આચાર્યનું મહત્વ વધે. એટલે મને લાગે છે કે એનું સંમિશ્રણ એ બહુ આઈડિયલ સ્થિતિ છે. કારણ કે એક એક્સટ્રીમ ઉપર આપણે જઈ શકીએ એમ નથી. હવે આપણે વિશ્વમાં એવી ક્ષણે આવીને ઉભા છે, એવી ઐતિહાસિક ક્ષણે આવીને ઉભા છે કે બંનેનું મિશ્રણ, જ્યાં કર્તવ્ય પણ હોય અને જ્યાં અધિકાર પણ હોય, એનું મિશ્રણ કરીને મને લાગે છે સમાજ જીવન જો ઘડવામાં આવે તો. અને એ જાગૃતિ, કારણ કે અહીંયા શિક્ષણ શબ્દ વાપરે છે બહુ અગત્યનો છે. કેટલી સુરક્ષા હોત તો કદાચ આજનો વિષય આખો પ્રસ્તુત થઈ જાય કે ભાઈ અહીંયા તો આપણે સુરક્ષા કરવાની છે, ચાલો. શિક્ષણ છે, કારણ કે આપણે બધા ક્યાંક ને ક્યાંક ગ્રાહક છીએ અને ક્યાંક ને ક્યાંક આપણે સેવા પણ આપીએ છીએ. તો આપણે આપણા ગ્રાહક માટે કેવા છીએ, આપણે આપણા ગ્રાહક માટે શું કરીએ છીએ, આપણે એને વફાદાર છીએ કે નહીં, આપણે એના હિત જોઈએ છીએ કે નહીં. તો મને લાગે છે કે બહુ સરસ વાત થશે. તમે છેલ્લા 2 મહિનામાં જોયું હશે કે ટીવી ચેનલો એ તો મુખ્યમંત્રીને ઉઠાઈ દીધો છે અને મંત્રી રાજીનામું આપવાનો વખત આવે છે. એટલે આજકાલ લોકો આવી ટીવી ચેનલોથી બહુ ગભરાય છે. આ એક સારું માધ્યમ છે જેનાથી દરેક ઉપર આપણે ડાયરેક્ટલી ને ઇનડાયરેક્ટલી કંટ્રોલ રાખી શકીએ જો એનો પ્રોપરલી ઉપયોગ થાય તો. અને હું આશા રાખું છું કે આ ચેનલથી એટલીસ્ટ વડોદરામાં તો અત્યારે પણ ઘણી જાગૃતિ છે, આના કરતા પણ ઘણી વધુ જાગૃતિ આવશે. दोस्तों, हम चाहते हैं समाज को जगाना, ग्राहक को जगाना, नागरिकों को जगाना। कई लोग कहते हैं ये समाज पुरुष प्रधान है तो कई कहते हैं स्त्री प्रधान है। हम मानते हैं न तो ये समाज पुरुष प्रधान है और न ही स्त्री प्रधान। पूरा समाज है केवल अर्थ प्रधान, और अर्थ प्रधान समाज में
अर्थ का मूल्य अर्थात पैसे का मूल्य ज्यादा है। पैसे कमाने के लिए उत्पादक गड़बड़ी करता है, तोल माप वाले कम तोल के देते हैं और मिलावट वाले मिलावट ज्यादा करते हैं। इसी कारण से हमें आपको जगाना पड़ता है। यही हमारा अभियान है कि प्रत्येक नागरिक जागरूक हो, प्रत्येक ग्राहक जागरूक हो। आपको जगाने के लिए हम आए हैं और इसीलिए जागरूक नागरिक संस्था ने भी इस जागो ग्राहक जागो अभियान को एक आंदोलन का रूप देने के लिए ये सीरीज आपके लिए तैयार किए हैं। अब हम आशा करते हैं कि आप भी जरूर जागे होंगे, क्योंकि जब मार्केट में आप जाते हैं और खरीदारी करते हैं तो पूरा मार्केट जिनके ऊपर टिका हुआ है वो केवल आप अर्थात ग्राहक हैं। मार्केट का वैल्यू न तो उत्पादक से है और न ही व्यापारी से, केवल ग्राहक के ऊपर पूरा बाजार टिका हुआ है, अर्थात आप ग्राहक बाजार का राजा है। और राजा जब सोया हुआ हो तो राज्य कैसे चलेगा। हम चाहते हैं राजा जागे, अपने अधिकारों की मांग करे, अपने कर्तव्यों को अदा करे। आप भी इस आंदोलन में सहभागी बनिए, सबको जगाइए, आप भी जागिए, ग्राहक बाजार का राजा इस सूत्र को सार्थक बनाइए। धन्यवाद, नमस्कार। हर ग्राहक बने समझदार, यही है समय की पुकार। नमस्कार। अगर आपको लगता है कि आपके साथ कहीं धोखा हुआ है, आपका खरीदा सामान या सेवा क्षतियुक्त है, तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। हमारे मुख्य कार्यालय का पता है जागरूक नागरिक, अमीन बिल्डिंग, गैंडी गेट, वडोदरा। फोन नंबर 25605885 और 25197778। ईमेल एड्रेस है jagrutnagrik@rediffmail.com। हमारे डीसा कार्यालय का पता है श्री जागरूक नागरिक, हिंगड़ाज टावर, रिसाला मंदिर के पास, डीसा, जिला बनासकांठा। मोबाइल नंबर है 9426352381 और फोन नंबर 02744231222।